बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड 4th सेमेस्टर से कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन यानी समकालीन भारत एवं शिक्षा, इस सब्जेक्ट से हम सुपर फास्ट रिवीजन के तहत उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी आज के अपने इस वीडियो पे यहाँ पर 12 क्वेश्चन कर लीजिएगा। 12 अति महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को शामिल कर रहे हैं, जिन्हें लास्ट टाइम आप पढ़ करके जाएंगे अपने एग्ज़ाम में। लास्ट टाइम इन 12 प्रश्नों को आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इनमें से कम 6 से 7 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 30 जून 2022 को बीएड 4th सेमेस्टर लखनऊ विश्वविद्यालय का पेपर कंडक्ट कराया जाना है। तो यहाँ पर हम न्यू पैटर्न बेस्ड पर 12 उन ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के बात करने जा रहे हैं आज के अपने इस वीडियो में। और आज का यह लास्ट वीडियो है, इसके बाद से आपका यह सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमने 2 अति लघु या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आप कह सकते हैं उनका 2 पार्ट में डिवाइड करके क्वेश्चन बताए थे, और 24 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताए थे जो कि 4 पार्ट में डिवाइड करके बताए थे। इस तरह से 6 पार्ट आ गए हैं। ये लास्ट पार्ट है जो कि 7 पार्ट रहेगा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सभी पार्ट से। तो यहाँ पर अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो लास्ट टाइम ये 12 प्रश्न आप देख लीजिए। और 12 प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर इनके आंसर भी मैं बता दूँगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इन 12 प्रश्नों को। तो प्रश्न पहला बनता है कि वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था, चर्चा कीजिए या वर्णन कीजिए। यानी वुड डिस्पैच वॉज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन डिस्कस। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं वुड के आज्ञा पत्र यानी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन वुड की अगर हम बात करते हैं तो इस आंसर को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे या लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहा इसका आंसर, वुड का घोषणा पत्र जो कि 1854, वुड डिस्पैच 1854। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर को लेकर के मैंने प्रीवियस लॉन्ग में बात कर ली थी, क्योंकि उन्हीं लॉन्ग में से मैंने 12 प्रश्न रखे हैं। फिर भी हम यहाँ पर इनके आंसर को लेकर के थोड़ा बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। तो जब भी बात करते हैं हम वुड के घोषणा पत्र की, तो इनके नाम पर यानी चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर कंपनी का आज्ञा पत्र जारी किया गया, वुड का घोषणा पत्र कहा गया। इसमें क्या था कि यह जो है ये 100 अनुच्छेदों वाला अत्यंत वृहद दस्तावेज था, जिसमें भारतीय शिक्षा और कंपनी की भूमिका को स्पष्ट किया गया। इस घोषणा पत्र के बाद भारतीय शिक्षा में बहुत प्रगति हुई, इसलिए कुछ विद्वानों के द्वारा वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र की संज्ञा दी गई। तो ये था कुल मिला के वुड का घोषणा पत्र जो कि 1854 में आया था। इनकी विशेषताएं भी देख लेते, कभी कभी पूछ लेता है इनकी विशेषताएं। तो वुड का घोषणा पत्र में निस्पंदन सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जन शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। संपूर्ण देश में क्रमबद्ध विद्यालय यानी प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ठीक है, आगे भी कई सारे पॉइंट हैं, इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं खुद से। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल आप इन्हें पढ़ के ऐसे ही कॉपी करके चीज़ों को लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कोठारी आयोग द्वारा संस्तुत शैक्षिक संरचना की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यानी इलुसिडेट फीचर्स ऑफ एजुकेशनल स्ट्रक्चर एज रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन। तो चलिए इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम बात कर लेते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो जितने भी ये 12 प्रश्न बताए जा रहे हैं, इनको आप ज़रूर ध्यान से पढ़ के जाइएगा अपने एग्ज़ाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले बात करें कोठारी आयोग की, तो ये आया कब था। तो कोठारी आयोग की बात करें तो भारत सरकार ने देश भर के लिए एक समान शिक्षा नीति को निश्चित करने के लिए 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर S.K. कोठारी यानी दौलत सिंह कोठारी, जो उस समय विश्वविद्यालय अनुदान करके दिया, ठीक है, अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे, के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया, जिसे कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नवीन परिप्रेक्ष्य में संस्तुतियाँ देने हेतु अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति
कि इनके साथ 17 सदस्यीय कमेटियाँ थी, जिनके कार्यकर्ता ये हैं, 13 कार्यदलीय, 7 जो है कार्य समितियाँ। ये तो बात हो गई कोठारी कमीशन को लेकर के, ठीक है। इसमें आप इतना ही लिख सकते हैं, यहाँ से भारत सरकार से लेकर के यहाँ तक काफ़ी रहेगा। उसके बाद विशेषताएं चूँकि पूछी है, ठीक है, तो इनकी विशेषताएं देखेंगे। देखिए, विशेषताएं पूछे तो भी आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। लक्ष्य जो कि दिया है, शिक्षा द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना, शिक्षा द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना, ये पॉइंट तो लिख ही सकते हैं। इसके बाद इसके साथ ही जैसे विशेषताएं आपके पास ना हो तो इनके जो गुण दिए रहते हैं, कभी कभी गुण भी पूछ लेता है, गुण दोष, तो बिल्कुल इनकी जो विशेषताएँ होती हैं वही इनके गुण यानी मेरिट्स कहलाते हैं। तो मेरिट्स जो होंगे इनकी विशेषताओं में आप लिखेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, दिया है कि पूरे देश में एक समान शिक्षा संरचना, राष्ट्रीय लक्ष्यों पर ध्यान दिया गया, शिक्षा को उत्पादन एवं रोजगार परक बनाया गया, उच्च शिक्षा का उन्नयन शोधन पर जोर दिया गया, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा पर जोर, शिक्षकों की स्थिति में सुधार, मूल्यांकन क्रिया में सुधार। इसी तरह से अन्य पॉइंट भी हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम इनको कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको बस बताना है कि कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उन्हें लास्ट टाइम आपको पढ़ना है, ठीक है। सीमाएं भी देख लीजिए, 3 ही हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि कोठारी आयोग की गुण और सीमाओं का वर्णन कीजिए, तो आप इन्हें लिख सकते हैं। और विशेषताएं पूछ ले तब भी आप इस क्वेश्चन पर अमल करेंगे, ठीक है। किसी तरह से कोठारी आयोग के बारे में चीज़ें पूछें तो बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर आप इसी तरह कुछ लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा आ सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए 2005 की पाठचर्या फ्रेमवर्क को हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको कवर किया था, फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर हम ज़रूर देखेंगे। तो ये रहा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। यहाँ पर ये मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको भी कवर किया था, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन का आंसर देख पा रहे हैं। आप इसे देख लीजिए, चूँकि टाइम कम है और वीडियो जल्दी से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहा। मोटे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि 2005 का लक्ष्य का था शिक्षा का लक्ष्य, पाठ्यक्रम में बदलाव, भारतीय भाषाओं का शिक्षण, अंग्रेजी शिक्षण, गणित शिक्षण, विज्ञान शिक्षण, सामाजिक विज्ञान शिक्षण, आवास और सीखना, ये सारी चीज़ें, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की समस्याएं, शिक्षा में जेंडर के मुद्दे, ये सभी 2005 जो है करिकुलम की विशेषताएं थी, ठीक है। आगे लास्ट में देख लेते हैं इनकी चीज़ें। पाठ्यक्रम एक ऐसी संरचना है जिसके कारण ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती है। यह विकासशील अवस्था में रहती है। समाज में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पाठ्यक्रम में दिखाई पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ एक अलग तरीके से इस चीज़ों को देख पा रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात जो है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा की यह है कि बालक मात्र पुस्तकीय ज्ञान एवं विद्यालय तक ही सीमित हो, अतः ना हो, ठीक है। यहाँ से आप देखिए, प्राथमिक शिक्षा की पाठचर्या बोझ बनने लगी, शिक्षा मात्र रटन प्रणाली पर ही केंद्रित हो गई, बालक मात्र पुस्तकीय ज्ञान एवं विद्यालय तक ही सीमित हो, अतः 2005 की पाठचर्या रूपरेखा में शिक्षा के लक्ष्य के बालकों के सामाजिक परिप्रेक्ष्य, ज्ञान की प्रकृति, मानव विकास की प्रवृत्ति, बालकों की सीखने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया गया। तो ये था तुम्हारा 2005 की अगर हम बात करें राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा की। इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, रटन प्रणाली से शिक्षा को मुक्त करना, पाठचर्या को इस प्रकार संबंधित करना जिससे बालकों को चहुमुखी विकास का अवसर प्रदान किया जा सके, पाठचर्या के बोझ को शिक्षा बिना बोझ के आधार पर कम करना। ये सारे पॉइंट आप चाहें तो ये पॉइंट लिख सकते हैं या इससे पहले वाले जो मैंने बताए हैं वो पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं आप किस तरह से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स इन सर्व शिक्षा अभियान इन इंडिया, गिव सॉल्यूशन। यानी भारत में सर्व शिक्षा अभियान की मूल समस्याएं क्या हैं, इनके समाधान बताइए। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी एक नज़र में देख लेते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान की। हमारे संविधान के अनुच्छेद 45 में स्पष्ट निर्देश था कि सभी राज्य संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक के सभी छात्रों को जो है अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर लें। इस संबंध में कोठारी आयोग की शिक्षा की राष्ट्रीय नीति में भी सुझाव दिए गए तथा इसे लागू करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया गया। प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य एवं निःशुल्क व्यवस्था करने के संबंध में सरकार ने आगे दिया है। सरकार ने बहुत सी योजनाएं लागू की, परंतु इन सबसे शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य हासिल नहीं हो सका। सन 2000 तक भी हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके जिसे प्राप्त करने के लिए संविधान में 10 वर्षों का समय निश्चित किया गया था। सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान को मंजूरी दी। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है 2001 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसे राष्ट्रीय योजना के रूप में सभी जिलों में लागू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी वर्ग के छात्रों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है। ठीक है, ये तो हो गया सर्व शिक्षा अभियान। चूँकि कमियाँ पूछी थी तो कमियाँ देख लेते हैं। कमियाँ क्या थी कि स्कूल भवन फर्नीचर शिक्षा सामग्री निम्न स्तरीय है, जो कि सर्व शिक्षा अभियान की सफलता को प्रभावित कर रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियों से ऐसा लगता है कि जैसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया हो, परंतु यह सत्य नहीं है। अभी भी 4 करोड़ बच्चे प्राथमिक शिक्षा से बाहर हैं। अगला पॉइंट है कि 2 करोड़ छात्रों ने प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश नहीं लिया तथा 2 करोड़ छात्रों ने अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ दी। ये सारी चीज़ें आप कमियों में लिख सकते हैं। ठीक है, और भी थोड़ा सा पॉइंट है, आप इसे देख सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान को सुदृढ़ बनाने हैं तो सुझाव इन पॉइंटों में आप इंक्लूड कर सकते हैं। कहने का अर्थ है इनके समाधान के बारे में पूछा था तो आप इनके सुझावों को समाधान के रूप में लिख सकते हैं। समाधान में कई सारे पॉइंट हैं, प्रीवियस लॉन्ग में मैंने इसको लेकर के डिस्कस किया था। ये सारे पॉइंट आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। इनका PDF भी मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी, स्टडी विद स्वाति के नेम से है, वहाँ पर आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, ये कई सारे पॉइंट हैं। सुझाव में या समाधान के रूप में आप इन्हें लिखेंगे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पूछा है कि केंद्र सरकार के विद्यालयों एवं राज्य सरकार के विद्यालयों में अंतर की विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कूल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं 12 क्वेश्चनों की, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम देख लेते हैं क्या होगा। तो ये रहा केंद्र सरकार के स्वायत्त संचालित स्कूल यानी स्कूल रन बाय ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये है, प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बात की थी हमने। इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर सीधा सीधा जान लेते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से विद्यालय आएंगे। तो केंद्र द्वारा स्थापित विद्यालयों में सबसे पहले KVS आता है, NVS आता है, CBSE, CTS, NCERT, NCTE और NIOS राष्ट्रीय बाल भवन। तो इनके द्वारा आप इनमें अंतर जो है बता सकते हैं। क्योंकि ये केंद्र सरकार से संबंधित हैं, जो भी केंद्र सरकार के कर्मचारी वगैरह होते हैं सबसे पहले प्राथमिकता उनको दी जाती है। KVS में तो उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, NVS में अलग से भी लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, बशर्ते इसमें फॉर्म वगैरह निकलता है तो उसके बेस पर जो है एडमिशन वगैरह होते हैं। लेकिन प्राथमिकता इसमें केंद्र के जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी वगैरह होते हैं उनके परिवार के बच्चे, उनको प्राथमिकता दी जाती है। ये मोटा मोटा है केंद्र विद्यालय या सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूलों के बारे में। ठीक है, उसके बाद राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय यानी स्कूल रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 2 प्रकार से आते हैं। एक तो है राजकीय प्राथमिक विद्यालय, दूसरा है राजकीय माध्यमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 तक की हो गया और राजकीय में 6 से 12 तक की। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नहीं करती है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले विद्यालय हैं। तो दोनों में अंतर आप पढ़ के खुद से बना करके इन चीज़ों को लिख सकते हैं, क्योंकि सीधा सीधा अंतर कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। इसे आप चाहे तो खुद से पढ़िए
स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आपके पास बुक वगैरह हो तो वहाँ से भी इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारी संक्षिप्त टिप्पणियाँ यानी राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। कौन कौन से ऐसे शॉर्ट नोट्स हैं जो पूछे ही जा सकते हैं यानी कंपलसरी है बिल्कुल। तो एक तो NCERT हो गया, NCTE हो गया, NIOS हो गया। देखिए NCERT जो है ये 2 बार पूछ लिया गया है, तो हम इन तीनों को देख लेते हैं। ये संक्षिप्त टिप्पणियाँ हैं आपकी। तो दोस्तों ये रहा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT। ठीक है, NCERT की स्थापना की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना जो है 1 सितंबर 1961 में की गई। इसका नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शॉर्ट फॉर्म में से NCERT कहते हैं। यह एक स्वायत्तशासी संस्था है। ठीक है, परिषद का कार्य क्षेत्र, यह एक स्वायत्तशासी संस्था है। आगे दिया है कि परिषद का कार्य क्षेत्र विद्यालय शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक प्रत्येक स्तर की शिक्षा के प्रसार एवं विकास की दिशा में अनुसंधानों का प्रारंभ, आंकड़ों का एकत्रीकरण व विश्लेषण कर उनके परिणामों का प्रकाशन व आवश्यक सुझावों एवं दिशा निर्देश को प्रदान करना है, इसका ये कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो गई NCERT को लेकर के। कई सारे वीडियो में इस क्वेश्चन के आंसर को लेकर के हमने बात की थी। चलिए उसके बाद NCTE को देख लेते हैं यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE। इसके बारे में भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स के लिए। इसकी स्थापना की बात करें तो 17 अगस्त 1995 में इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था कि जो भी शिक्षक हैं उनको सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए, उनकी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि शिक्षक के संदर्भ में थी, इसीलिए इसका नाम था राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ठीक है, इसे आप पढ़ सकते हैं, कई सारे वीडियो में इसको लेकर के भी मैंने बात कर ली थी। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस काल की किन विशेषताओं को वर्तमान भारतीय शिक्षा में समावेश किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इसके साथ ही या करके दिया है। ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब भी इसका आंसर इन दोनों में से जैसे भी पूछा जाए आंसर आपको एक ही तरीके से लिखना है, वो मैं अभी आपको बता दूँगी। दूसरा है कि वैदिक काल के दौरान शिक्षा में पहुंच, समता, गुणवत्ता तथा अभिशासन के मुद्दों की विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं आप किस तरह से लिखेंगे, क्वेश्चन चाहे जैसे पूछे। तो ये रहा वैदिक युगीन शिक्षा की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैदिक पीरियड। ठीक है, वैदिक पीरियड की जो विशेषताएं हैं वो हैं, पहला है शिक्षा प्रणाली। आप सभी को बताया था मैंने कि जो शिक्षा थी वह गुरुकुल में प्रदान की जाती थी। इसके लिए उपनयन संस्कार होता था और शिक्षा समाप्ति के बाद समावर्तन संस्कार। शिक्षण संस्थाएं जो थी वो गुरुकुल में ही दी जाती थी। पाठ्यक्रम जो था उसमें नृत्य, कला, संगीत व अभिनय आदि प्रदान किया जाता था। परीक्षाएं मौखिक रूप से ली जाती थी। अनुशासन था, गुरु और छात्र का संबंध पिता पुत्र के समान था। स्त्री शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिला। इसमें आगे भी कई सारे पॉइंट है। गुरु शिष्य संबंध मैंने बताया है कि कैसे थे, ये सारे पॉइंट हो गए। अब आगे दिया है कि वैदिक कालीन शिक्षा का आधुनिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रभाव में आप बता सकते हैं कि आदर्शवादिता, क्योंकि प्राचीन काल की शिक्षा जो थी वो आदर्श पर निर्भर करती थी। गुरु जो कहता था शिष्य वही करता था, तो इसका प्रभाव आधुनिक शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला है कि अनुशासन। प्राचीन काल में गुरु शिष्य दोनों ही अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे। इसका भी आज के समय पर जो है जैसे टाइम टेबल वगैरह है, टाइम से स्कूल आना, ये सारी चीज़ें अनुशासन के अंतर्गत आती हैं, तो इसका भी काफ़ी प्रभाव रहा। अगला इंपॉर्टेंट है शिक्षण विधियाँ कैसी थी। तो प्रश्नोत्तर थी, वाद विवाद जो कि आधुनिक टाइम में भी हैं। शिक्षा के विभिन्न स्तर क्या थे। तो वैदिक शिक्षा के विभिन्न स्तर 2 स्तरों में किया जाता था, प्राथमिक और उच्च, और अभी भी ऐसा ही है यानी आधुनिक टाइम में। स्त्री पुरुषों को समान शिक्षा, ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने इन सभी पॉइंटों को लेकर के बात की थी, फिर भी एक नज़र आप डाल सकते हैं, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं कल के आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चनों की, तो इसे आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ये 12 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा पूछा जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA के उद्देश्यों को लिखिए। माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की चुनौतियों की विवेचना कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं, यानी राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी RMSA इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लक्ष्य या उद्देश्य। तो इसको भी मैंने शॉर्ट में भी बताया था, शॉर्ट नोट्स में भी और लॉन्ग में भी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर देख लें। इस योजना में 2005 से 6 में 52.26% की तुलना में अपने कार्यान्वयन के 5 वर्ष के भीतर किसी भी बस्ती से उपयुक्त दूरी पर एक माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराकर कक्षा 9 से 10 के लिए 75% तक सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने पर ध्यान दिया गया। तो सबसे बड़ी बात है 2005 से 6 के मध्य 52.26% से जो है कार्यान्वयन शुरू किया गया। 5 वर्ष के भीतर 9 से 10 जो है कक्षा के लिए इसे रखा गया। यही सारी बातें इसके संदर्भ में कही गई हैं कि लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक तथा निःशक्त बाधाएं जो है हटाना, वर्ष 2020 तक छात्रों को स्कूल में बनाए रखने में वृद्धि और उसका सर्वसुलभीकरण, यही सारे पॉइंट आप इनके उद्देश्यों में लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। वहीं चुनौतियों की बात कही गई है, तो गुणवत्ता यानी क्वालिटी के अंतर्गत जो चीज़ें आएंगी उनको आप चुनौतियों के रूप में लिख सकते हैं। जैसे माध्यमिक स्तर के स्कूल अध्ययन कक्षा स्तर पर गुणवत्ता और क्षमता सुधार करना, RMSA देखिए शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकता है RMSA करके, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, का मुख्य कार्य क्षेत्र है। उनके अधिकतम उपयोग के बिना संसाधन और संरचना के प्रबंधन को विपरीत रूप से प्रभावित करने के साथ ही बिना शिक्षण स्तर के सुधार के केवल शिक्षा की पहुंच बनाने से लाभ नहीं होता। यही सारी चीज़ें इनकी चुनौतियों के रूप में आप लिख सकते हैं। इतनी ही चीज़ें हैं अगर हम बात करते हैं RMSA को लेकर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा पूछा जा सकता है और आप उसे ज़रूर पढ़ेंगे। देख लेते हैं कौन सा है अगला हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1886 के गुण दोषों की विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1886। तो चलिए देख लेते हैं 1886 के मेरिट और डीमेरिट्स। तो दोस्तों ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, वहाँ पर गलती से 1886 लिख गया है। ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा, 1986 है। तो 1986 का मूल्यांकन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू हुए बहुत लंबा समय हो गया, इसी आधार पर इसका मूल्यांकन करेंगे। तो गुण हैं, कई सारे गुण हैं इसके, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन से इसके मेरिट्स हैं। देखिए कुछ ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला है शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना गया और इस पर बजट का 6% व्यय करने की बात कही गई। वर्तमान में इस पर बजट का लगभग 4% व्यय भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरिट था। यह पहली ऐसी शिक्षा नीति थी जिसमें इसको पूरा करने की योजना भी साथ में प्रस्तुत की गई। तीसरा पॉइंट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषणा शिक्षा संरचना 10+2+3 तो पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू किया गया। फिर है प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए जो ब्लैक बोर्ड योजना बनाई गई, उसके द्वारा 90% प्राथमिक स्कूलों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। इसी तरह से अन्य पॉइंट भी हैं, आप इनके मेरिट्स में पढ़ सकते हैं, उन्हें खुद से लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया मेरिट्स। डीमेरिट्स भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दोष यानी डीमेरिट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, तो काफ़ी सारे इसके डीमेरिट्स भी हैं। जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों के जो भवन बनाए गए हैं वो बहुत घटिया हैं। जो फर्नीचर एवं अन्य शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की गई है वे भी बहुत निम्न किस्म की है। शिक्षा की व्यवस्था के लिए व्यक्तिगत प्रयासों के प्रोत्साहन की बात कही गई है। प्रवेश के समय शिक्षण संस्थाओं में एक बड़ी धनराशि लेने का शोषण कहा जाएगा या सहयोग। ठीक है, यही सारे पॉइंट हैं, आप इसके डीमेरिट्स में लिख सकते हैं। और भी काफ़ी पॉइंट हैं, आप इन्हें देख पा रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज आप इन्हें लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डीमेरिट्स जब भी हम बात करते हैं नेशनल पॉलिसी जो 1986 है उसकी। तो अपने सहूलियत के हिसाब से आप पॉइंट लिख सकते हैं। चूँकि लॉन्ग में आएगा तो बिल्कुल 5-6 पॉइंट मिनिमम लिख सकते हैं, मैक्सिमम आप 10 पॉइंट्स लिख सकते हैं।
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा, इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भारत में अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित जाति की शिक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या कीजिए, यानी डिस्कस इन डिटेल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल ऑफ एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज़ एंड शेड्यूल्ड कास्ट ग्रुप इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्पसंख्यकों की शिक्षा, सबसे पहले दोनों में अंतर पूछा है, तो अल्पसंख्यक जो बालक हैं यानी एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ चिल्ड्रन के बारे में, तो इनके संबंध में क्या कुछ प्रावधान है। तो भारत में विभिन्न संप्रदायों के लोग निवास करते हैं, जैसे धर्म और भाषा के आधार पर कुछ वर्गों को अल्पसंख्यक वर्ग घोषित कर दिया गया है। इनमें जैन, मुस्लिम, ईसाई व बौद्ध धर्म आदि आते हैं। तो यहाँ से आप समझ पाए होंगे, इनमें से शिक्षा की दृष्टि से जैन, ईसाई व बौद्ध पिछड़े हुए नहीं हैं, परंतु अल्पसंख्यक वर्गों को जो सुविधाएं प्रदान की गई वे अल्पसंख्यकों को समान रूप से दी गई हैं। इनके लिए जैसे धारा 29(2) की बात करें तो राज्य द्वारा संचालित अन्य सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में धर्म, प्रगति, जाति, भाषा के आधार पर या इनमें से किसी एक आधार पर किसी नागरिक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। ये इनके लिए प्रावधान दिया गया है। अगला है धारा 30(1) के अंतर्गत सभी अल्पसंख्यक को चाहे उनका आधार धर्म हो या भाषा अपनी पसंद की शिक्षा संस्था स्थापित करने तथा उसके प्रशासन का अधिकार होगा। धारा 32 के अंतर्गत राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं रखेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक की संस्था है, चाहे उसका आधार धर्म हो या भाषा। तो दोस्तों ये सारे प्रावधान हैं, ठीक है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं अल्पसंख्यक के संदर्भ में, यानी अल्पसंख्यक बालकों की शिक्षा के संदर्भ में ये सारे प्रावधान लागू होते हैं। अब देख लेते हैं अनुसूचित जाति के लिए कौन कौन से प्रावधान हैं। तो अनुसूचित जाति या जनजाति के बालकों की शिक्षा के संदर्भ में प्रावधान दिए गए हैं। इनके संबंध में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1960 में UN ढेबर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे ढेबर समिति कहते हैं। इस समिति ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालकों की निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क पठन पाठन सामग्री, यूनिफॉर्म तथा दोपहर के भोजन की व्यवस्था करने का जो है वह सुझाव दिया। भारतीय शिक्षा आयोग ने इस वर्ग की शिक्षा पर भी सुझाव दिया तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में विशेष घोषणा की गई जिसे अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बालकों को शिक्षा की ओर ध्यान देना शुरू किया गया और इन बालकों की शिक्षा के लिए निःशुल्क एवं आवासीय स्कूलों की स्थापना होना प्रारंभ था। ये तो यहाँ पर बात हो गई अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक के बारे में, यानी जो अल्पसंख्यक बालक इनकी शिक्षा के संदर्भ में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो इन्हें बिल्कुल आप ऐसे ही कॉपी करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर आपको टोटल 11 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। पूछा गया है कि माध्यमिक शिक्षा के नवीन संगठन के विषय में माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि माध्यमिक शिक्षा के विकास में मुदालियर आयोग के योगदान की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन कैसे भी पूछे घुमा करके इसके संदर्भ में, तो आपको आंसर कैसे लिखना है बिल्कुल इसी के संदर्भ में हम डिस्कस करने वाले, और आप इन क्वेश्चन के आंसर को स्किप मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये रहा माध्यमिक शिक्षा आयोग, यानी 1952 से 53 जो कि है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसे हम मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। दिया है कि सरकार ने 23 सितंबर 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, जो विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर ही माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि आयोग की सिफारिशें भी पूछी थी तो इनके संदर्भ में सिफारिशें और सुझाव भी दिया गया है। तो बिल्कुल ऐसे ही आप लिख सकते हैं, कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कुछ सिफारिशें, पहला है प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाए। अगला पॉइंट है जिन राज्यों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना नहीं हुई उन राज्यों में अतिशीघ्र इनका गठन किया जाए। फिर है तकनीकी शिक्षा के संबंध में तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। फिर अगला पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा के लिए निःशुल्क ज़मीन की व्यवस्था की जाए। इसी तरह से अन्य पॉइंट भी दिए हैं, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस 2 वीडियो में इन क्वेश्चंस को लेकर के बात की गई थी अलग अलग तरीके से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाए, आप बिल्कुल परेशान हो, किसी भी तरीके से पूछा जाए आप
आंसर बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। और यहाँ पर हमारे जो 11 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हें आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर आज के अपने इस वीडियो में हमने सुपर फास्ट रिवीजन के तहत जो है लगभग 11 ऐसे प्रश्न रखे जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके कल के एग्ज़ाम के लिए। आप इन्हें पढ़ कर के जाएँ अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, आप सभी को कल के आने वाले पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।